एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये नया यूनिट है। नहीं, पहले भी इस यूनिट से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते थे। तो ये इंडियन पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन अब नए यूनिट में ऐड कर दिया गया है नए सिलेबस में। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप देखते जाएंगे कि पहले भी इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृताइजेशन टर्म किसने कॉइन की है, किसने डेवलप की है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी एम.एस. गोलवाकर, ऑप्शन सी एस.पी. मुखर्जी या फिर ऑप्शन डी एंड्रे बैटली। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर के बारे में सोच सकते हैं। इसका राइट आंसर है ए एम.एन. श्रीनिवास। संस्कृताइजेशन के आइडिया क्या है? संस्कृताइजेशन का आइडिया एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। इसका मतलब ये है जब कोई निचली कास्ट, लोअर कास्ट जो है वो अपने से ऊपर वाली कास्ट को, जहाँ डोमिनेंट कास्ट जो उनके एरिया की है, उसको कॉपी करने की कोशिश करे, इमिटेट करने की कोशिश करे। कैसे? उनके रिचुअल्स और जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करे। मतलब ये कि जो अपर कास्ट वाले कर रहे हैं उनके रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को इमिटेट करके वो अपने आप में उस कास्ट जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं संस्कृताइजेशन। और एम.एन. श्रीनिवास एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कंसेप्ट को डेवलप किया। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोशल डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन कंटेम्परेरी इंडिया। आपने ये बताना है कि किसने इंडिया के कंटेक्स्ट में एक थ्योरी डेवलप की है जो सोशल डोमिनेंस और स्टेट पावर का लिंक देखती है। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए फ्रांसिन आर फ्रैंकल, एम.एस.ए. राव या फिर मायरन वीनर, ऑप्शन सी लॉयड एंड सूजन रुडोल्फ, ऑप्शन डी पार्था चटर्जी। तो इसका राइट आंसर है फ्रैंकल एंड राव। फ्रैंकल एंड राव ने एक बुक लिखी थी 1989 में जो काफ़ी पॉपुलर बुक है। उसमें डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया, बुक का नाम ही यही है। मतलब ये डोमिनेंस और स्टेट पावर का आपस में लिंक देख रहे हैं कि इंडिया में जो डोमिनेंस है वो किस लेवल पर वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, उसमें स्टेट पावर का रोल क्या है। और ये मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया है उस कंटेक्स्ट में इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमने वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर्स, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाले थिंकर्स हैं वो पढ़े होते हैं, लेकिन मैं इन थिंकर्स को इंडियन स्कॉलर कहूँगा। तो आपने इनके नाम और इनके बुक्स के नाम भी अच्छी तरह से याद करने हैं, आगे वाले क्वेश्चंस में भी आते जाएंगे, आप ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लिस्ट दी गई हैं, आपने मैच करनी है। लेफ्ट साइड पे एक लिस्ट है जहाँ पर थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और राइट साइड पे एक लिस्ट है जहाँ पर उनके जो पॉपुलर मेन वर्क्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो आपने लिस्ट को मैच करना है और बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। आप वीडियो को पॉज जरूर करिए क्योंकि इसमें आपको टाइम लगने वाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे राइट आंसर है देखते हैं। आर.एम. जेंकिंस ने रीजनल रिफ्लेक्शंस कंपेयरिंग पॉलिटिकल अक्रॉस इंडिया स्टेट पर काम किया है। मायरन वीनर ने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पर काम किया है। क्रिस्टोफर जेफरलर ने इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन पर काम किया है और पॉल आर ब्रास ने लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया पर काम किया है। जैसे मैंने कहा कि इंडियन स्कॉलर्स और उनके बुक के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपने बताना है कि ये जो फॉलोइंग पेयर दिए होंगे इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं करता है। जैसे रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम, योगेंद्र यादव थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, पॉल ब्रास डिसइंटीग्रेशन ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और जेम्स मैनर पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी। तो इसमें से जो करेक्टली मैच नहीं करता है वो है जेम्स मैनर पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी। उन्होंने ये आइडिया नहीं दिया था। तो पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी का आइडिया दिया है सुहास पालशीकर, के.सी. सूरी और योगेंद्र यादव का जॉइंट वर्क जो 2014 में पब्लिश होता है। ऑक्सफोर्ड ने इस बुक को पब्लिश किया है और इस बुक का नाम है पार्टी कंपटीशन इन इंडियन स्टेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी। आपने इस बुक का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, आपने इनको मैच करना है। लिस्ट 1 पर कुछ मूवमेंट्स दे रखी हैं और उन मूवमेंट को लीड करने वाले जो मेन एक्टर्स हैं उनकी लिस्ट 2 में आपको नाम दे रखे हैं। तो आपने बताना है क्या ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे राइट आंसर बनता है देखते हैं। चिपको मूवमेंट को लीड किया था सुंदरलाल बाहुगुणा ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, काफ़ी फेमस नाम। राइट टू इन्फॉर्मेशन अरुणा रॉय और तेलंगाना मूवमेंट को के चंद्रशेखर राव ने लीड किया जो आज भी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं।
अगला क्वेश्चन है, आपने बताना है कि इनमें से कौन से पेयर मैच नहीं करते हैं। मतलब आपको एक स्टेट दे रखी होगी और उस स्टेट में कौन सी कास्ट जो है डोमिनेट है। पंजाब में जट सिख, राजस्थान में राजपूत, केरल में वेलमा या कर्नाटक में लिंगियात। आपने इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली पेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल में वेलमा कास्ट नहीं पाई जाती, वो डोमिनेंट कास्ट नहीं है केरल की। रैदर वेलमा कास्ट पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश की ये डोमिनेंट कास्ट है, ना कि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने रीजनल मूवमेंट को, जो इंडिया में रीजनल मूवमेंट्स होती है स्टेट लेवल पर, उसको एथनिक एंड नेटिविस्ट मूवमेंट्स कहा है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए साजल बासु, ऑप्शन बी मायरन वीनर, ऑप्शन सी जेम्स मैनर, ऑप्शन डी रॉब जेंक्विस। तो इसका राइट आंसर है मायरन वीनर ने कहा है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में रीजनल मूवमेंट्स होती है स्टेट लेवल पर, वो जहाँ तो फोकस होती है रिलीजन इशू को लेकर, एथनिक इश्यूज़ को लेकर, धर्म के इश्यूज़ को लेकर, कल्चर के इशू को लेकर, जहाँ फिर वो नेटिविस्ट मूवमेंट होती है। मतलब वो मूवमेंट होती है वहाँ के लोगों के, जो वहाँ पर बॉर्न हुए हैं, जो उस स्टेट पर अपना क्लेम करते हैं, सिर्फ उनको फोकस रहती है ये मूवमेंट। और बाहर से अगर कोई माइग्रेट करके आता है उस स्टेट में तो ये उनकी मूवमेंट नहीं होती। तो ये जो रीजनल मूवमेंट है, जो रीजनल इश्यूज़ तक ही सीमित होती है, नेशनल इश्यूज़ तक नहीं बढ़ती है, उसे क्लासीफाई किया गया है मायरन वीनर द्वारा एथनिक एंड नेटिविस्ट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लिस्ट दी गई हैं। एक लिस्ट में, लिस्ट 1 में अप्रोचेस बताई गई है और लिस्ट 2 में आपको कुछ बुक और वर्क दिए गए हैं और उनके साथ उनके राइटर के नाम दिए गए हैं। तो आपने मैच करना है कि किस राइटर ने अपने कौन से काम में कौन सी अप्रोच को फॉलो किया है। तो ये क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कुछ नेट के क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से आपने बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। तो मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था। पहले मैं आंसर बताता हूँ आपको। इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर कैसे बनता है तो देखते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज़ किया गया है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट के वर्क में वीपी मेनन के द्वारा, क्योंकि इंडियन स्टेट को कैसे इंटीग्रेट किया गया था, जैसे कि आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट थी, कैसे फिर उनको यूनाइट करके एक इंडिया बनाया गया था। सो इंडियन स्टेट की ये इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, तो उन्होंने क्या देखा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा कि क्या क्या हुआ था तब, ठीक है। और नेक्स्ट अप्रोच है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जिसमें मॉरिस जोन्स ने पार्लियामेंट इन इंडिया को पढ़ा। मतलब उनकी वर्क का नाम है पार्लियामेंट इन इंडिया। तो सिंपल पार्लियामेंट क्या हुआ, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हुआ। अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा होता तो वो भी इंस्टीट्यूशन होता। हम कहेंगे कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को पढ़ा इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए। तो अगर आप ये दोनों ही कॉमन सेंस से निकाल लेते तो बाकी के ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाने थे और आपको आंसर बाकी बुक्स का और उनके राइटर का भी मिल जाना था कि उन्होंने कौन सी अप्रोच को यूज़ किया है। सो इस तरह से भी आंसर को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी को अपॉलिटिकल सोसाइटी किसने कहा है। ऑप्शन ए रजनी कोठारी, ऑप्शन बी मॉरिस जोन्स, ऑप्शन सी स्टैनले कोचनक और ऑप्शन डी पॉल आर ब्रास। तो इसका राइट आंसर है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने इंडियन सोसाइटी को अपॉलिटिकल सोसाइटी कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय समाज है, जो इंडियन सोसाइटी है, यहाँ के लोग उतने पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं, उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम कंपेयर करें दूसरी सोसाइटीज़ के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो इंडिया की जो सोसाइटी है वो अपॉलिटिकल सोसाइटी है। इसलिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया रजनी कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि डोमिनेंट कास्ट का आइडिया किसने दिया था। ए रजनी कोठारी, बी पॉल आर ब्रास, सी एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी रुडोल्फ। इसका राइट आंसर है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने ही डोमिनेंट कास्ट का आइडिया दिया था। इसका मतलब है कि एक रूरल एरिया में, एक गांव में एक ऐसी कास्ट होगी जो वहाँ पर डोमिनेंट होगी। डोमिनेंट कहने का मतलब है न्यूमेरिकली भी स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब उनकी पॉपुलेशन भी उस विलेज में ज़्यादा होगी और इसके साथ उनके पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली जो दूसरे कास्ट के वहाँ पर लोग होंगे। उसे डोमिनेंट कास्ट कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि पंजाब में ऐसी कास्ट जट सिख है और राजस्थान में राजपूत है, आंध्र प्रदेश में वेलमा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। तो ये उन्होंने अपना आइडिया दिया है डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, जो उन्होंने अपना फेमस वर्क लिखा है, 1987 में पब्लिश होता है।
तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ इंडियन स्कॉलर्स के मेन वर्क को लेकर, कुछ मूवमेंट्स को लेकर। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में से पूछे जाएंगे। तो अब आपने ये बताना है कि इस यूनिट में से आपने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका स्कोर कितना बनता है, आपको कितना टफ लगा ये यूनिट, क्या ये इजी लगे क्वेश्चन या फिर इंटरमीडिएट ठीक है, इतने डिफ़िकल्ट ना इजी थे या फिर डिफ़िकल्ट लगे। तो ये कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताना ताकि पता चले आपकी तैयारी इस यूनिट में से कितनी हो चुकी है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।